जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं बिना समय को गवाए हुए कि अग्नाशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग हो जाती है। तो मधुमेह रोग हो जाती है। यानी कि ये जो मधुमेह रोग हो गया, यानी कि डायबिटीज किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन के कारण होता है। अब बात करते हैं इंसुलिन के ऊपर। तो इंसुलिन कौन सा सेल से निकलती है, तो बीटा सेल से निकलता है। याद रखिए कौन सा सेल से, तो बीटा सेल से निकलती है। तो अगर बीटा सेल से अगर कम मात्रा में इंसुलिन निकल रहा है तो डायबिटीज यानी कि ये मधुमेह रोग हो जाती है। अगर ज़्यादा निकलती है तो याद रखेगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाती है। कौन सा, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और अगर बात करते हैं उसी तरह से अल्फा सेल से क्या निकलता है, तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि बनाने का कार्य करता है। क्योंकि जब लीवर में ग्लूकोज क्या रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, उसको वापस पुनः ग्लूकोज में लाने का कार्य करता है अल्फा सेल। उसी तरह से गामा सेल से क्या निकलता है, तो सोमैटोस्टेटिन निकलता है। याद रखना है गामा सेल से क्या निकलती है, सोमैटोस्टेटिन निकलता है। जबकि याद रखना है कि ये क्या है, अग्नाशय कैसा है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है आग्नेय या बाह्य स्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी मतलब इसमें होती है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखेगा पूरे शरीर में लीवर ही है। दूसरा नंबर पर ये अग्नाशय है, यानी कि पेंक्रियाज है। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये तो बाहर स्रावी की ग्रंथि के हो गया लीवर में, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखना है कि थायराइड जो कि ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी के रूप में सबसे बड़ा है, जो कि गर्दन के नीचे में देखने को मिलता है, जहाँ घेंगा हो जाता है वहीं पे। और अब बात करते हैं इसमें अग्नाशय में कौन सा धातु देखने को मिलता है, तो इसमें याद रखेगा अग्नाशय में जो संचित रहता है वह जास्ता रहता है, यानी कि जिंक रहता है। उसी तरह से मतलब शरीर में क्या, खून में कौन सा होता है, तो उसी तरह लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु रहता है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में यह जाने जाते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था वह याद रखने कब, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हीरा नामक एक गुफा में हुआ था। जिब्राइल माना जाता है कि ऐसा एक जिब्राइल व्यक्ति आया था, मतलब जो अल्लाह का दूत, और उसने इनको कुरान शरीफ अरबी भाषा में संप्रेषित किया था और संपूर्ण संसार को ज्ञान देने के लिए उपदेश देकर चला गया था। अब बात करते हैं इनका जीवन चरित्र किसने लिखा हुआ था। याद रखना मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक जो है उसने लिखा हुआ है। और इनकी एक बेटी थी, उनके नाम था फातिमा, और इनके दामाद का नाम था अली। अब बात करते हैं इनके समय में एक कैलेंडर भी जारी हुआ था। कौन सा, हिजरी सम्मत। याद रखना 622 ईस्वी में हिजरी सम्मत, जब यह मक्का से मदीना गए थे तो हिजरी सम्मत यानी कि कैलेंडर बना हुआ था। उसी तरह से बात करते हैं विक्रम सम्मत। याद रखना है विक्रम सम्मत 58 बीसी में होता है। उसी तरह से शक सम्मत 78 ईस्वी में होता है। और गुप्त सम्मत 319 से 20 में। याद रखेगा 319 से 20 ईस्वी में गुप्त सम्मत। हर्ष सम्मत भी है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने शुरू किया होता हर्ष सम्मत का। और बात करें हर्ष सम्मत के अलावा एक दिन इलाही मतलब जो अकबर ने शुरू किया हुआ था, याद रखना है 1583 में दिन इलाही कैलेंडर इसने भी जारी किया होता है। इस तरह से कुछ कैलेंडर आपको हमने बताया। उसी तरह से जैसे इनका मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी खलीफा इनके दामाद बनते हैं। दामाद बनने के पश्चात कुछ तरह से इस्लाम में संशोधन किए थे। संशोधन के पश्चात क्या हो गया वह इनके मृत्यु के बाद ही दो भाग में बट गया था, एक शिया और सुन्नी। तो सुन्नी उसको कहते थे जो मोहम्मद साहब के कथनों कारणों को सुनकर इस्लाम स्वीकार किया था, और शिया उसको कहा गया जो मतलब अली के उपदेशों वगैरह को बातों को मानकर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो वह शिया हो गया। इस तरह से अगर बात करते हैं और इसमें मतलब कुरान को अथी है, और धार्मिक स्थल कौन सा होता है, तो मस्जिद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको हम डिस्कशन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रमुख से थी संत जो है सलीम चिश्ती का कब्रगाह कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेगा ये कहाँ पे है कब्र, ये तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं सलीम चिश्ती ये कौन थे आखिर, तो याद रखना है कि ये सलीम जो चिश्ती थे ये सूफी संत में ही जाने जाते हैं, और जो कि अकबर के क्या थे, या अथी गुरु थे संत, मतलब ये अथी चिश्ती सिलसिला के यह गुरु थे, सलीम चिश्ती थे। हालांकि इसने अकबर ने अपने बेटा का नाम सलीम इन्हीं के नाम पर है, गुरु के नाम पर रखा हुआ था, वही सलीम यानी कि जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अकबर के एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास थे, जिससे गोविंदवाल में जाकर भेंट किया हुआ था। उनके आशीर्वाद से बेटा इनका जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके बेटी भी भानी को 500 बीघा जमीन दिए हुए थे। और बात करते हैं इनके एक और गुरु थे जो इनको पढ़ा लिखा नहीं पाया था अकबर को, और कौन गुरु था, तो याद रखना है जो कि तो उनका नाम था अब्दुल लतीफ़। याद रखना है वह ईरान का था, बहुत विद्वान, फिर भी अकबर को पढ़ा नहीं पाया। और आध्यात्मिक के गुरु की अगर बात करेगा तो सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास हो गए, और जबकि सूफी संत में अगर गुरु की बात किया जाएगा तो यही हो गए सलीम चिश्ती हो गए। अगर चिश्ती सिलसिला में देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा सिलसिला लेकर आए थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जब वह कब आए थे तो वह 1192-93 के आसपास में आए हुए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में देखने को मिलता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और जबकि ये सलीम चिश्ती का जो है इनका कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि मौर्य मौर्य जो है वो भारत का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है और यह चंद्रगुप्त मौर्य है और उसने नंदवंश के शासक धनानंद को हराकर गद्दी पे बैठा हुआ था और धनानंद की जो बेटी थी प्रेम प्रसंग उसे चल रहा था, उससे शादी विवाह इसने किया हुआ था। और साथ ही साथ इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह थे चाणक्य थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के उनके नाम से जाने जाते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघास्तनी जो था मतलब इनके दरबार में आया हुआ था और इन्होंने सिकंदर के जो सेनापति था स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर उनके साथ भी युद्ध किया हुआ था। युद्ध करने के पश्चात याद रखना, युद्ध करने के पश्चात में क्या हुआ था, उसकी वह सेल्यूकस निकेटर हार गया था। उन्होंने अपने बेटी कार्नेलिया का, याद रखना कार्नेलिया या फिर हेलिना भी मिलता है कहीं कहीं नाम, तो उसके साथ भी इसका शादी विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और यह भारत के सबसे महान और राज्य स्थापित करने में यह सबसे अग्रणी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बीटू मतलब जो बेटा हुआ था वह बिंदुसार, हमने क्या बोला बिंदुसार, बिंबिसार ना समझिएगा क्योंकि बिंबिसार एक हर्यक वंश के शासक में आता है जबकि ये बिंदुसार है, ठीक है, पॉइंट यानी कि बिंदु में है। और बिंदुसार के दरबार में आने वाला अगर बात करेंगे इतिहासकार कौन था तो वह था डाइमेकस था बिंदुसार भी मतलब बहुत सारे उसने शादी विवाह किया हुआ था, तभी तो उसके मतलब 100 माना जाता है कि 100 बेटा है और 100 अपने भाइयों मतलब 99 भाइयों को मार के अशोक ने अपने गद्दी पे बैठा हुआ था क्योंकि बिंदुसार का ही बेटा कौन था, अशोक था। और उसके समय में उसने हालांकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म को अपना लिया था और जबकि बिंदुसार जो आजीवक धर्म को मानता था। उसी तरह से अगर बात करते हैं अशोक के, बिंदुसार के बाद गद्दी पे अशोक बैठता है तो अशोक ने भारत में शिलालेख चलाने का शुरू किया हुआ था और शिलालेखों में उसने 4 भाषा का प्रयोग किया था, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि का था। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान वाला में देखना मिलता है जबकि खरोष्टी वाला अफगानिस्तान में मिलता है, जबकि ब्राह्मणी भाषा भारत में हालांकि खोज किया था पी पेंथलर ने 1750 में, याद रखना कब किया था पी पेंथलर ने 1750 में, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने इसके शिलालेख को पढ़ लिया था, कब पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, वो भी कौन सी भाषा को तो ब्राह्मणी भाषा को उसने पढ़ लिया था। और अशोक के दरबार में आने वाला कौन सा विदेशी यात्री था, याद रखना है डियानीसियस, कौन आया था तो डियानीसियस आया हुआ था। और अशोक जो था ना ऐसी मतलब जो तक्षशिला वाला क्षेत्र में जब विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में और पहले उसने बिंदुसार सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था, तो अशोक ने जाकर विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था और साथ ही साथ उसने श्रीनगर की स्थापना किया हुआ था। हालांकि अशोक मतलब अंतिम समय में अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उपगुप्त नामक व्यक्ति से इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और हालांकि इसके समय में इतना सारा विद्रोह वगैरह, हालांकि इसके समय में सबसे फेमस अगर युद्ध की बात करते हैं तो कलिंग युद्ध होता है 261 ईस्वी में होता है, जो कि यह युद्ध इतना भयानक था मतलब स्थिति के पूर्ण देखते हुए इसका हृदय परिवर्तन होता है और यही कलिंग यानी कि उड़ीसा वाला क्षेत्र में आता है, याद रखना है। तो उस समय तो इसने हृदय परिवर्तन कर लिया और करने के पश्चात इसके अन्य भी शासक थे इसके समय में आक्रमण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना अब भी नहीं भूले हैं, तो इसलिए इसके समय में ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुलसीदास जो है वह अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखे हुए थे। उसी तरह से महाभारत कौन लिखे हुए हैं तो वेद व्यास लिखे हुए हैं। और अगर बात करते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, हालांकि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वह मिश्रित थे। 9 रत्न में कौन कौन से आते हैं तो अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, तानसेन हो गया, अब्दुल प्याजा हो गया, इस तरह से 9 गोर लोग रहते थे। और एक और 9 रत्न रहते थे लोग किसके समय में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है सबसे बड़ा, तो उसके समय में भी रहते थे, जिसमें से धन्वंतरी कालिदास थे। तो कालिदास सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान थे तो उनके दरबार में। उसी तरह से अब बात करते हैं अष्टदिग्गज, तो याद रखना है कि अष्टदिग्गज किसके समय में रहता था तो कृष्णदेव राय के समय में रहता था, याद रखना अष्टदिग्गज। जबकि अष्ट प्रधान की बात किया जाएगा तो अष्ट प्रधान जो है वह उसके पेशवा जो शासक थे शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान रहता था लोग। और अकबर के काल को याद रखना है हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी तरह से संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, और स्थापत्य कला को स्वर्ण काल किसके कहा जाता है तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। उसी तरह से अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध के समय गद्दी पे बैठा हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो 1556 में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन था यानी कि हेमचंद्र याद रखा, विक्रमादित्य उसका नाम था, असुर वंश का शासक के रूप में जाना जाता है। और याद
याद रखना है। वो जो हेमचंद हुआ था ना, वह सूर्यवंश जो था वह द्वितीय अफगान वंश था जिसने शेरशाह सूरी ने स्थापित किया हुआ था। और पहला अफगान वंश की अगर बात करेंगे तो वह लोधी वंश था जिसका संस्थापक बहलोल लोधी के रूप में जाना जाता है। और अकबर की बात करेंगे तो और अकबर ने जो इसके समय में फेमस जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में जो युद्ध हुआ था ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में था। और अकबर का सेनापति कौन थे? तो मान सिंह था। जबकि उसके तरफ से आसफ खान जो व्यक्ति था, किसके तरफ से? तो महाराणा प्रताप के तरफ से। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक था। उसी तरह से अगर बात करते हैं, अकबर ने बहुत सारा सुधार वगैरह भी किया हुआ था, जैसे कि इसने 1562 ईस्वी में, याद रखना है 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्ति कर लिया था और साथ ही साथ दास प्रथा का अंत किया हुआ था। जबकि 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा मतलब कर समाप्त किया था। 1564 में इसने जजिया कर की समाप्ति किया हुआ था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? तो 1571 में किया हुआ था। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था? 1575 में हुआ था। इबादत खाना में सभी लोगों के आने की अनुमति कब हुई थी? तो याद रखना है 1578 में हुआ था। जबकि मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। दीन इलाही याद रखिएगा। और इलाही कैलेंडर कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में दीन इलाही जो कैलेंडर बना था 83 में। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी को राजधानी को वापस कब ले गया था? तो 1585 ईस्वी में अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी से लेकर लाहौर चला गया था। जबकि इसने आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी कब लेकर आया था? तो 1571 में, क्योंकि इसने गुजरात अभियान के तहत ही से लाया हुआ था। और बात करते हैं इसके एथी के बारे में। और जैसे इसने बिहार पर भी आक्रमण किया हुआ था, 2 बार आक्रमण किया हुआ था। तो 1574 से लेकर 76 ईस्वी में 76 के समय में किया हुआ था, जो कि मतलब दाऊद खां लोहानी उसमें बिहार का शासक हुआ करता था। और रॉल्फ फिंच जो व्यक्ति है अकबर के दरबार में वाला पहला व्यक्ति है। जबकि विलियम फिंच की बात करेगा तो वह जहांगीर के समय में आया हुआ था। और अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में राणा बीरसाल के महल में। इसके पिता का नाम था हुमायूं। और इसने बहुत सारे चीज़ जैसे कि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, दीवान खास, दीवान आम है, और ये सब चीज़ों का इसने निर्माण किया हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वह 1605 ईस्वी में हो जाता है। और बियाना ये सब बेलग्रेड नदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस है, किसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में बनाए गए थे। इसके अलावा इन्होंने तुरंत जस्ट इसके बाद ही 1888 ईस्वी में पहला, जबकि अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले था जो इलाहाबाद में, उनको बनाया गया था। उसी तरह से पहला मतलब गैर हिंदू सदस्य के रूप में अगर बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी के, जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन बनाया गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी वो एक पारसी धर्म के थे। जबकि पहला अध्यक्ष की बात करेंगे तो बेमेश चंद्र बनर्जी है, उसको पहला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है 1885 ईस्वी में, याद रखेगा। इसके अलावा अगर महिला की बात करेंगे तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट कब बनी थी? वह 1917 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में बनी हुई थी। इसके अलावा भारतीय अगर महिला की बात करेंगे तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सोनी नायडू बनी हुई थी। जबकि एथी में कांग्रेस में दो फुट पड़ गया था, एक नरम दल और गरम दल के। 1907 ईस्वी में जो हुआ था वह सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। उसके अलावा फिर ये नरम दल गरम दल आपस में मिल गए थे कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी उसमें आपस में मिल गया था। अगर बात करेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। और 1911 ईस्वी में 1911 में याद रखिएगा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो कि है एम हिदायत जो था विशा नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाया गया था। उसी तरह से अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो पहला गांव में अधिवेशन हुआ था पहली बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1938 के हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। और 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यही त्रिपुरी में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके पश्चात में क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, क्योंकि पटाभी सीतारमैया हार गए थे, जिसके पश्चात गांधी जी ने बोला था कि यार पटाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि यह मेरी हार है। उसके लेकर मतलब इन्होंने दुखी होकर इन्होंने त्याग पत्र दे दिए थे। हालांकि उन्हें सबसे लंबा समय तक अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह अबुल कलाम आजाद रहे 1940 से लेकर, याद रखना है 1940 से लेकर उन्होंने 46 तक ले बना हुआ था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हो गया था 1939 से लेकर 1945 में। इसके लेकर बीच में क्या हुआ था थी मतलब नहीं कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया था। और सबसे युवा अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो सबसे युवा अध्यक्ष में अबुल कलाम आजाद ही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा तो इससे आगे की हम आपको रिकॉल कराएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोब के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या है? ये एक पृथ्वी है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो पृथ्वी है, तो इसके जो बीच से जो गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, इसको विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी तरह से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जो रहती है इसको कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री नीचे की ओर आती है दक्षिण अक्षांश वाला क्षेत्र में इसको मकर रेखा कहा जाता है। उसी तरह से 66.5 डिग्री जो होती है ऊपर की तरफ में, याद रखें कितना, 66.5 डिग्री, उसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है। जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ में रहेगा तो इसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। उसको याद रखें, ऊपर वाला के आर्कटिक जबकि नीचे वाला के अंटार्कटिका कहा जाता है। उसी तरह से 90 डिग्री अक्षांश वाला रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि दक्षिण डिग्री अक्षांश रेखा को इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। जबकि अक्षांशों की कुल संख्या कितना है? तो 180 है। जबकि देशांतर देशांतर जो रेखाएं होती है वो ऊपर से नीचे की ओर निर्धारित आती है, ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है। याद रखें, अक्षांश कितना है? तो 180 है। किसी भी देश का समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर हो जाती है, जबकि देशांतर और अक्षांश मिलाकर किसी भी वस्तु का स्थिति को, पोजीशन को देखा जा सकता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे भारत का, तो भारत याद रखना है कि भारत जो है हमारा किधर के तरफ में है? तो यह उत्तरी गोलार्ध के तरफ में, याद रखिएगा किधर है? उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ कौन सा है देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में बसा हुआ है। और अगर बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो कटिबंध कहा जाता है। जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलती है एक दूसरे के ऊपर। उसी तरह से और जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम, याद रखिएगा, कहाँ पे मिलती है? तो अधिकतम विषुवत रेखा पर देखने को मिलती है। ये विषुवत रेखा पर देखने को मिलती है। ये रहा, देखिएगा यहाँ पे जो है देशांतर रेखा यहाँ पर होती है। देशांतर रेखा अधिकतम होती है 11 दशमलव यहाँ पे 3-4 किलोमीटर होती है। जबकि सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है? तो इसका जो होती है ध्रुव पे होती है, सबसे कम होती है। क्योंकि ध्रुव पे इसका क्या हो जाती है कि शून्य हो जाती है। ध्रुव पे कितना हो जाती है? तो शून्य हो जाता है। जबकि अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो याद रखेगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जैसे ही हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं वह घटते जाती है, घटते घटते क्या हो जाती है? ध्रुव पे शून्य हो जाती है। उसी तरह से अगर ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की तरफ में आते हैं तो बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ते जाती है। उसी तरह से भारत में जो देशांतर रेखा के एक रूप में मानक समय रेखा निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री है। याद रखें कौन सा है? 82.5 डिग्री है, जो कि कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसी तरह से अगर बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में बांट देती है। तो अब बात, और जबकि बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब बीचों बीच से जब गुजरती है तो याद रखिएगा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो जैसे गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा ही है जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को अलग कर देती है। इसके अलावा सातवाहन वंश भी था जो कि उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेतु की तरह कार्य किया हुआ था। और अगर भूगोल की दृष्टि से देखेंगे इसको, तो जो उत्तरी जो भाग था भारत का वो अंगारा लैंड का भाग है, जबकि दक्षिणी जो भारत है तो यानी कि प्रायद्वीपीय भारत वह गोंडवाना लैंड का देखने के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो रामानंद थे भक्ति काल से संबंधित थे, वो उन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया हुआ था। और अगर जो नर्मदा नदी है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत में आपस में एक दूसरे को सेतु के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। और एक पहाड़ भी है, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत को जोड़ता है। याद रखिएगा, हमने जो अभी क्वेश्चन हमने बताया, जो भी उत्तर भारत दक्षिण भारत से इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, हमने आपको रिकॉल कराने की कोशिश किया। जबकि याद रखिएगा, जो ये जो होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, इसकी सबसे लंबी परिधि अगर की बात करेंगे तो जो विषुवतीय जो रेखा जब जाता है वही सबसे लंबा परिधि है, जो कि लगभग 40, याद रखेगा, 40,000 किलोमीटर को देखने को मिला जाता है पृथ्वी को परिधि को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विषुवतीय रेखा पे हमने अभी आपको बताया था कि विषुवतीय रेखा किसको कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश वाला को कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये विषुवतीय रेखा पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं दिन और रात बराबर कब मतलब होती है, वह कब होती है? तो याद रखिएगा 21 मार्च, एक होता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, दिन और रात बराबर होती है। उसके अलावा दिन और रात जो होती है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। जबकि इसके अलावा गर्मी और जब ठंडी पड़ती है यानी कि ऋतु परिवर्तन वह परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? तो वह झुम्पा लाहिड़ी है। जो सोहनी है वह सुबह के समय क्या हो जाता है? राग होता है या गाया जाता है।
इसके अलावा अगर बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गुरनेथी क्या है? एक पाब्लो पिकासो एक चित्रकारी था, और इस चित्रकला का याद रखेगा स्वर्ण काल, अगर बात किया जाएगा मुगल में तो जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो याद रखना 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। और उसके अलावा यही 2001 ईस्वी में सबसे भयानक भूकंप भी आया हुआ था, गुजरात के भुज वाला स्थान पे आया हुआ था। अगर बात करते हैं ये संसद भवन का, तो मतलब संसद भवन का डिजाइन एजवंश लुटियन ने तैयार किया हुआ था। और संसद का याद रखना अनुच्छेद कितना में देखने को मिलती है? तो 79 में। तो संसद का गठन 79 में, 80 में है राज्यसभा का, 81 में है लोकसभा का गठन। अब जबकि ये संसद के 3 अंग होते हैं, हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति होती है। जबकि राष्ट्रपति का अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिए राष्ट्रपति का पद हुआ है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अमेरिका से लिया गया है। जबकि निर्वाचक मंडल जो कहेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। और अगर राष्ट्रपति का अगर ट्रिक हम लोग देख लेंगे तो राष्ट्रपति का ट्रिक होता है, याद रखिएगा, पकानी कोका दुयोदशम। तो याद रखना इसका क्या ट्रिक होता है? पकानी कोका दुयोदशम होता है। तो पकानी यानी कि 52 में क्या होती है? राष्ट्रपति का पद की बात करता है, 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति, 52 में राष्ट्रपति का पद होता है, 53 में कार्यपालिका शक्ति होती है और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत जो होते हैं राज्यसभा में 12 वह भाग नहीं लेते हैं। हालांकि जो पहले लोकसभा में 2 और भी मनोनीत होते थे जो राष्ट्रपति करता था, वो अभी भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो है वह 55 अनुच्छेद के तहत याद रखेगा वह कोटा है। कोटा मतलब क्या होता है? एकल संक्रमण समानुपाती जो पद्धति होता है उसके तहत ही होता है। और उसके बाद 56 याद रखेगा, कितना होता है? अनुच्छेद 56 में होता है का मतलब क्या? कार्यकाल होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। और 57 में है दोबारा निर्वाचन हो सकता है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो जाता है। जबकि अन्य मतलब अनेकों बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अनेकों बार जब तक ले उसका जीवन है तब तक ले वह निर्वाचित हो सकता है। जबकि कुछ अन्य देशों में है कि 2 बार से अधिक आप राष्ट्रपति के पद पे रूप में नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से 58 में है, याद रखेगा, राष्ट्रपति क्या है? योग्यता की बात करेंगे तो पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। और उसके अलावा उसने 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। और इसने जो लोकसभा का सदस्य योग्यता इसमें होनी चाहिए। लोकसभा का याद रखिएगा सदस्य के रूप में हमने बोला कि सदस्यता होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि यह पढ़ा लिखा होना चाहिए। और हाँ, दिवाली और पागल नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा 60 में इसका क्या है? शपथ के बारे में गया है। तो 60 इसमें जो शपथ होता है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने इसे शपथ दिलाई जाती है। और 61 में है महाभियोग। याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। और जैसे ही महाभियोग इसकी प्रक्रिया लाई जाती है किसी भी सदन में, याद रखिएगा किसी भी सदन में, यानी कि या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में ला सकते हैं। तो याद रखिए जब महाभियोग की प्रक्रिया एक सदन से दूसरे सदन में जाती है तो उसे 14 दिन तक उसे रोककर 14 दिनों पहले इसकी राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो उस पर कितना सदस्य का हस्ताक्षर होता है? तो याद रखेगा 1/4 सदस्य, यानी 25% लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और अगर 1/4 याद रखेगा। इसके अलावा जैसे दूसरा सदन में जाती है तो 2/3 कितना रखना है? 2/3 बहुमत मतलब से यह पास हो जाता है। तो इस पर राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया समझ जाती है, राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ता है। और इस तरह से अगर बात करते हैं राष्ट्रपति का, तो अब तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगा हुआ है। और जबकि अन्य भी व्यक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह होते हैं और महान्यायवादी होते हैं, इन पर भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लगती है, लेकिन उसको महाभियोग सब जैसी ही लगती है प्रक्रिया, यानी कि जो पद्धति इसमें लाया गया है, लेकिन महाभियोग नहीं पूर्ण होता। जबकि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका वेतन जो होता है अभी 5 लाख रुपये है। और इसने बहुत सारे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। जैसे 74 अनुच्छेद के तहत मतलब इसके एक मंत्री, इसके सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 76 में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। 315 अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय संघ का भी स्थापना करते हैं। 344 अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का भी गठन करते हैं। और 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा राज्यपाल का भी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा तो आपको हम राष्ट्रपति का रिकॉल कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गरुड़ जो है कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का है, वायु सेवा है। जबकि इंडोनेशिया क्या कहा जाता है? उसका सबसे मतलब द्वीपों का समूह सबसे बड़ा इंडोनेशिया है। जबकि सबसे बड़ा मतलब अगर प्रायद्वीप के रूप में अरब प्रायद्वीप को जाना जाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, जबकि सिनकोना वगैरह सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से ही प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकुल वन कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये टाइगा प्रदेश वाला क्षेत्र जो होता है, यानी कि जो ये वाला जो ठंडा वाला प्रदेश जो क्षेत्र होता है उसी पर देखने को मिलता है। और शंकुधारी वन व हिमालय वगैरह क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं वन का। तो वन याद रखिएगा पृथ्वी पर कितना परसेंट होना चाहिए? तो याद रखना है 33% लगभग वन हमें होना चाहिए। लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो अगर भारत में अभी कितना परसेंट पे वन है, याद रखिएगा 24 वन और वृक्षारोपण दोनों मिलाकर कितना है? 24 कुछ प्रतिशत पे साथ में है। इसके अलावा सिर्फ और वृक्षारोपण 2 कुछ प्रतिशत पर किया गया है। जबकि अगर सबसे अधिक वनों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं, जबकि हरियाणा में सबसे कम है। और याद रखिएगा विषुवतीय रेखा पर सबसे ज्यादा वन वगैरह सबसे जिसको सदाबहार वन कहा जाता है वो मिलता है। और जो ब्राजील का जो जंगल है, अमेजन का जंगल है, वह पृथ्वी को उसको फेफड़ा कहा जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और पुष्प में यानी कि फूल, और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। और सबसे छोटा फूल कौन होता है? तो उल्फिया है। अगर आपको मेरा डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा, बेहतर लगा, और आपको मतलब हमने पूरी कोशिश किया कि आगे पीछे आपको रिकॉल करा सकूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब हमने कराने की कोशिश किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना कमेंट में अपना सुझाव वगैरह दे सकते हैं कि इससे और बेहतर मैं आपके लिए मैं क्या से क्या और कर सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद। और हाँ, एक और आपको बात बतानी है कि आप लोग वीडियो तो वगैरह देख तो लेते हैं, लेकिन कमेंट में अपना कोई तरह का अभी तक सुझाव नहीं आता। हमने देखते हैं कि व्यू में बहुत सारे व्यू तो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई तरह का सुझाव कमेंट में नहीं आता। इसलिए आप अपना सुझाव जरूर से जरूर दें, जिससे हमको मतलब प्रोत्साहित मिलेगा और हमें हौसला भी मिलेगा कि मैं आपके लिए इस तरह से आगे वीडियो को डिस्कशन जारी रख सकूँ।